आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है। सभी को मेरा नमस्ते है मेरी ओर से, और आशुतोष जी को एक बार फिर से धन्यवाद है कि वो मुझे अपनी बात रखने का ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। और आप सब लोग सब विद्वान हैं और फिर भी आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ मिलते भी हैं और हम इस पे चर्चा भी करते हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ब्राह्मणत्व की बात कर रहे थे या ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, मेरा आज क्योंकि समय सीमा है तो मेरा स्कोप भी लिमिटेड रहेगा आज की प्रेजेंटेशन में। मैं सिर्फ क्योंकि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो ऐतिहासिक उसका परिप्रेक्ष्य, उसमें बात करने वाला हूँ। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई या जो हमारे स्कूल लेवल पे चलती है, कॉलेज लेवल पे, उस तरह की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा इसमें। जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ब्राह्मणों के बारे में एक इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट की गई है कि ब्राह्मण किस तरह के रहे हैं, कि वो शोषण करने वाले थे, विदेशी हैं जिन्होंने आके यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, यहाँ पर उन्होंने फिर लोगों को प्रताड़ित किया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें वो सबसे शिखर पर आके बैठे हैं और बाकियों का शोषण करने के लिए बाकियों को निचले स्तर पे धकेल दिया है। ऐसे ही एक जो आर्य द्रविडियन डिवाइड बनाई जाती है कि ब्राह्मण उत्तर से आए और उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें नीचे को धकेल के उनको दक्षिण की ओर भेज दिया है। तो इस तरह का एक इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है ब्राह्मणों के लिए। अब डॉक्टर साहब एक बार उन्होंने बीच में क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, समझ में नहीं आता। तो उसका 2 लाइन में आंसर ये है कि क्योंकि आजकल एक बैटल चल रही है, आइडियोलॉजिकल बैटल, जिसे हम वैचारिक युद्ध की बात करते हैं। तो जो उसमें प्रतिद्वंद्वी हैं वो सच्चाई के प्रति कोई उनकी सजगता नहीं है, सच्चाई के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं है, उन्होंने केवल जीतना है। तो जीतने के लिए झूठ का सहारा भी लिया जाता है उसमें। तो इसलिए इस तरह की एक इमेज बनाई जाती है। अब मैं आज प्रेजेंटेशन में आपके साथ ब्राह्मणों के बारे में जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं उसके आधार पे बात करूंगा। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ये मैं बार बार वीडियो पे आऊँगा फिर स्क्रीन शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा उसमें। आ रही है क्या स्क्रीन शेयर हो पा रही है? जी सर। स्लाइड दिखाई दे रही है सभी को? जी जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। ठीक है जी। ये जो पहला मैं इंस्टांस ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने कोशिश ये की है कि हमारे देश का कोई सोर्स ना हो, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ भरमार है जिससे हम ब्राह्मणों के बारे में सब बता सकते हैं। लेकिन मेरी ट्राई ये है कि विदेशियों ने जो बातें की हैं मैं उनके आधार पे यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ। तो पहला जो मैं साक्ष्य ले रहा हूँ वो आज से लगभग ऐसा माना जाता है 2300 वर्ष पहले। हालांकि ये भी डिबेटेबल है, लेकिन अभी हम जो एक्सेप्टेड नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 2300 साल पहले मेगास्थनीज नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर हमारे देश में आया था, जो उन दिनों मगध में रहा, 12 वर्ष तक यहाँ पे रहता है। और 12 वर्ष यहाँ रहकर उसने जो देखा, जो समझा, उसके बारे में उसने किताब लिखी थी जिसे इंडिका कहा जाता है। और फिर उसके 200 साल बाद एक और इतिहासकार था एरियन नाम का। तो इन दोनों के हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं कुछ। तो ये जो किताब है ये उन्हीं के ऊपर है, ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। इसमें वो जब यहाँ पर व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है तो इसमें आप बीच में देखिए जहाँ रोमन न्यूमरल्स में 11 नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 208 है उस किताब का। बट फर्दर इन इंडिया द होल पीपल आर डिवाइडेड इनटू अबाउट 7 castes. Among them are the sophists, who are not so numerous as the others, but hold the supreme place of dignity and honor. तो जो सर्वोच्च उसने बताया कि सबसे पहले वाली कास्ट है, उसने सोफिस्ट शब्द यूज़ किया इसके लिए, जिसे आप अगर ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे तो ब्राह्मण के बारे में ही बात कर रहा है। फिर वो आगे बोलता है, फॉर दे आर अंडर नो नेसेसिटी ऑफ डूइंग एनी बॉडीली लेबर एट ऑल और ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम प्रोड्यूस और देयर लेबर और एनीथिंग टू द कॉमन स्टॉक। उनका काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है लोगों को यज्ञ के बारे में। इफ़ एनी वन अगेन हैज़ अ प्राइवेट सेक्रीफाइस, 2 चीज़ें बता रहा है वो।
कि उनके ऊपर कोई ड्यूटी एब्सोल्युटली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्र के लिए करना है, परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस ऑफर्ड टू द गॉड्स ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, पहला। दूसरा बताता है इफ एनी वन अगेन हैज़ अ प्राइवेट सेक्रीफाइस टू ऑफर, किसी ने प्राइवेट यज्ञ करना है, वन ऑफ दीज सोफिस्ट्स शो हिम द प्रॉपर मोड एज इफ ही कुड नॉट अदरवाइज मेक एन एक्सेप्टेबल ऑफरिंग टू द गॉड्स। ये वो बताता है उनके प्रोफेशन के बारे में, कि उन्हें, प्रोफेशन शायद गलत शब्द है, कि वो क्या करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, उसके बारे में। फिर आगे वो उनके बारे में बताता है कि बिना कपड़ों के रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो तो ये पेड़ों में रहते हैं, कि बहुत ही सीधा साधा सा इनका जीवन है, और इनको कोई डिमांड नहीं होती कि हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा खाना है, कोई एक्सेस खाने पीने की, ऐसी कोई डिमांड नहीं होती। फिर आगे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो बता रहा है, द कस्टम ऑफ द कंट्री प्रोहिबिट्स intermarriage between the castes. For instance, the husbandman cannot take a wife from artisan caste. यहाँ देखिए कास्ट सिस्टम भी बिल्कुल अलग है जो वो बता रहा है। फिर custom also prohibits anyone from exercising two trades or from changing from one caste to another. वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो व्यवसाय करते हैं, आप उसी में रहते हैं, उसको आप चेंज नहीं करते, और कि जो किसानी कर रहा है वो ये नहीं कि वो चरवाहा बन जाएगा, चरवाहा किसान नहीं बनेगा। लेकिन पेज नंबर 213 पर जो एक खास बात बता रहा है, इट इज़ परमिटेड दैट द सोफिस्ट ओनली बी फ्रॉम एनी कास्ट, फॉर द लाइफ ऑफ द सोफिस्ट इज़ नॉट एन ईजी वन बट द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। कि ब्राह्मण किसी भी कास्ट में से बन सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न वो बता रहा है कि उनका जीवन सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल है, क्योंकि उनको तप करना पड़ता है जीवन भर के लिए। तो आज से 2300 साल पहले की ये किताब, जो सबसे बड़ा एक स्टीरियोटाइप बनाया जाता है ब्राह्मणों के बारे में, कि वो एक मौज मस्ती की ज़िंदगी जीते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को सबसे एलीट पोजीशन पे पोजीशन कर लिया था, वो इसी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से ये सारा नैरेटिव टूट जाता है। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जो मेगास्थनीज वाले टाइम की बात है, ये है जब बौद्ध मत अभी बहुत ज़्यादा नहीं फैला, लेकिन सफिशेंट, काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। फिर मेगास्थनीज के जाने के बाद जब अशोक सम्राट बनते हैं, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को पेट्रनाइज़ किया। जैसे हम बोलते हैं कि राजशक्ति मिली, तो उसके बाद जो बौद्ध मत है वो हमारे देश में ही नहीं, वो पूरे एशिया में फैल गया, जापान तक पहुंचा, मिडल ईस्ट में पहुंचा, सब जगह पर बौद्ध मत का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। और साथ ही साथ अहिंसा का भी प्रचार हुआ, जो कि उससे पहले के जो उपनिषद हैं वो भी अहिंसा की बात करते हैं और बाद वाले भी करते हैं। तो बौद्ध मत ने अहिंसा को प्रमोट करना एक तरह से एक उसका एक कंपोनेंट बना हुआ था। अब जो ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, उनकी जो अहिंसा है उसमें कैविएट्स हैं, उनमें कंडीशंस हैं, कि वैद्य की जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है, कि जो क्षत्रिय की हिंसा है वो हिंसा नहीं है क्योंकि उसका धर्म है। लेकिन बौद्ध मत में कहीं पर ये आ गया कि जब आप हिंसा करते हैं तो उसको एक ब्लैंकेट कवर दे दिया कि आप किसी को भी नहीं मारने वाले। तो अशोक के बाद जब उसका वंश चलना शुरू हुआ, तो आगे एक राजा आता है बृहद्रथ नाम का। अब पहले अशोक के टाइम तक या उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक जो यवन थे उनको खदेड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी वो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, जो उत्तर पश्चिम है, वहाँ पे तो प्रेजेंट थे ही थे। अफ़गानिस्तान से बाहर थे लेकिन प्रेजेंट वहाँ पर थे वो। तो उनकी कोशिश थी फिर से घुसने की, क्योंकि सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया को लूटने के लिए हर कोई आना चाहेगा। तो अब जब तक बृहद्रथ का राज्य आता है, उस समय दिमित्रियस वन है जो यहाँ पर इन्वेड करने वाला है। तो इन्हें सूचना मिल रही है कि वो धीरे धीरे आ रहा है और लोगों पर अत्याचार कर रहा है। तो बृहद्रथ का कहना था कि युद्ध में लगेंगे तो फिर से ये एक हिंसात्मक काम है, तो अगर वो आता भी है तो अगर वो राजा बन जाएगा, मैं राजा नहीं रहूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरह की उसकी सोच थी। अब इसका प्रतिकार किया उसका जो एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग नाम का, जो उसके राजपुरोहित का बेटा था। अब यहाँ ये थोड़ा सा एक विरोधाभास आता है कि राजपुरोहित का बेटा है लेकिन वो क्षत्रिय वाला काम कर रहा है, जिससे हमें एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी ये ऐसा ना तो रिजिड था, ना ही जन्म पे आधारित था जैसा आजकल प्रोपेगेट किया जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब देखा कि इस तरह से वो अत्याचार करते हुए आ रहे हैं और आम जनता का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं,
तो उसने बृहद्रथ की हत्या की और अपने आप कमांड संभाली और फिर उसने दिमित्रियस वन के साथ युद्ध करते हुए उनको खदेड़ना, यवनों को खदेड़ना शुरू किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टांस है जो ब्राह्मणों के बारे में बताता है कि ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण क्या, कोई भी जिसे हम वर्ण कहते हैं, वो कभी भी बिल्कुल लोहे के सांचे में ढला हुआ नहीं था। वहाँ पर मोबिलिटी हमेशा रहती थी। अब इसके बाद आजकल क्या हो रहा है, जो ब्राह्मणों के अगेंस्ट जो प्रचार किया जाता है, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसमें कुछ इस तरह की संस्थाएं बन गई हैं और कुछ इस तरह के नेता खड़े हो गए हैं जिनका कहना ये है कि जब ये बृहद्रथ की हत्या हुई तो उसके साथ ही जो बौद्ध मत था उसका हिंदुस्तान में विनाश हो गया। और इसको बहुत जोर शोर से प्रोपेगेट किया जा रहा है कि बुद्धिज़्म तो तभी नष्ट हो गया था जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद जो जितने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थे वो तोड़ दिए, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया और जितने बौद्ध मत के बड़े बड़े सेंटर थे उन पर ब्राह्मणों ने, वो कहने का अर्थ उनका ये होता है कि हिंदुओं ने उन पर कब्जा कर लिया। तो अब ये हम उससे थोड़ा सा अगर आगे चलें तो जिसे हम 2000 के बाद वाला पीरियड कहते हैं। अगर आज से 2200 साल पहले पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत को समाप्त कर दिया था तो ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती कि उसके 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद चाइना से उठ के लोग हमारे देश में आ रहे हों कि हमें बौद्ध मत सीखना है तो हमें हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। क्योंकि संचार के माध्यम कितने भी लिमिटेड रहे हों, 500-600 साल बहुत होते हैं इस बात को बताने के लिए कि अब वहाँ पर बौद्ध मत नहीं है, वहाँ पर तो ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं। तो अगला जो मैं साक्ष्य ले रहा हूँ वो एक किताब आपको मिलती है मार्केट में, इसका हेडिंग है चाइनीज़ लिटरेचर। कॉलोनियल प्रेस लंदन और न्यूयॉर्क में छपी है ये। इसको ट्रांसलेट करने वाले, एडिट करने वाले हैं एपिफेनियस विल्सन। ये सारे नाम इसलिए बताना ज़रूरी है कि फिर नहीं तो कोई लोग बोल देते हैं कि ये तो ब्राह्मणों की चली हुई चाल है। तो एपिफेनियस विल्सन या तो ब्राह्मण है, हमें पता नहीं है, इसलिए मैं इनका रेफरेंस शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। अब इसमें वो बहुत सारे उन्होंने लेखकों के बारे में उनके जो वर्क्स थे चाइनीज़ भाषा में उनको ट्रांसलेट किया है, जिनमें से एक है द ट्रेवल्स ऑफ फाहीन। जिन लोगों को थोड़ा सा भी इतिहास का पता है वो जानते हैं कि फाहीन 4वीं-5वीं सदी में हमारे देश में आया था और यहाँ से वो चाइना से आया था और बौद्ध मत को सीख के गया था। तो मैं इस किताब का यहाँ पर पेज नंबर 251 और 252 मेंशन कर रहा हूँ। वो जब यहाँ आया तो उसने बताया कि यहाँ पर वो अपनी पूरी किताब में, मैं यहाँ एग्जाम्पल एक ही ले रहा हूँ, लेकिन पूरी किताब में बता रहा है कि मैं यहाँ से जब 20 योजन चलता हूँ तो वहाँ पर एक बौद्ध विहार मिलता है, जब मैं 100 योजन आगे चलता हूँ तो एक और बौद्ध विहार मिलता है, मैं यहाँ से 40 योजन आगे जाता हूँ तो वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा संग्रहार है जहाँ पर हीनयान पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर महायान पढ़ाया जा रहा है। तो पूरा उल्लेख करा और आपको समझ में आता है कि पूरे देश में बौद्ध मत के जो केंद्र थे तब भी बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। जो मैं यहाँ पर आपके साथ उल्लेख शेयर कर रहा हूँ उसमें वो बता रहा है कि हर साल का जो दूसरा महीना है उसमें 2 दिन का एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार को उसने एक्सप्लेन किया है कि इसमें रथ यात्रा चलती है और बहुत बड़े बड़े रथ बनाए जाते हैं इसमें लकड़ी के और बांस के। इन रथों में चारों दिशाओं में 4-4 जैसे आलय बने होते हैं, निच बनी होती है और उन चारों में एक एक बौद्ध बैठा होता है, क्योंकि सारे का सारा जो त्यौहार है वो बुद्धिज़्म के ऊपर है। और उनके सामने एक एक जो स्टूडेंट है वो बोधिसत्व बन के खड़ा होता है और ये प्रदर्शनी पूरे शहर से निकलती है और एक रथ यात्रा में 20 या उससे ज़्यादा रथ हो सकते हैं। और ये फिर वो स्पेशली बताता है कि हर शहर में ये मनाया जाता है। और ख़ास बात क्या है, आप पेज नंबर 252 सामने देखिए। द ब्राह्मण्स कम एंड इन्वाइट द बुद्धास टू एंटर द सिटी। These do so in order and remain 2 nights in it. All through the night they keep lamps burning, have skillful music and present offerings. This is the practice in all the other kingdoms as well. The heads of the Vaishya families in them establish in the cities houses for dispensing charity and medicines.
all the poor and destitute in the country, orphans, widows and childless men, maimed people and cripples and all who are diseased go to these houses and are provided with every kind of help and doctors examine their diseases. तो आप एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसमें ब्राह्मण जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका स्वागत करते हैं, उनको न्योता देते हैं कि वो आएँ, उनको आमंत्रित करते हैं, फिर वो 2 रात यहाँ रहते हैं, सभी शहरों में रहते हैं, सभी राज्यों में रहते हैं और ये त्यौहार मनाया जाता है। जो वैश्य हैं वो दान दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी समाज में आपको वैमनस्य, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। हर तरह के लोग मिल के ये सारी सेलिब्रेशंस, ये सारे त्यौहार मना रहे हैं। आज उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं कि एक तरफ ब्राह्मण थे और दूसरी ओर बुद्धिस्ट थे जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और स्पेशली ब्राह्मण खून के प्यासे थे जो कभी भी नहीं था। ये आपके सामने ओरिजिनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगला डॉक्यूमेंट मैं ले रहा हूँ, फिर अब मैं आगे एक और बिल्कुल अलग तरह के इंस्टांस पे आ रहा हूँ। ये मैंने कवर किया आपसे 4वीं-5वीं सदी। अब हम आते हैं 10वीं सदी में, 10वीं-11वीं में, जिस समय महमूद गजनवी ने हमला करना शुरू किया। पहला उसने हमला किया था सन 998 में और 1027 तक, यानी अगले 29 साल तक उसने कई हमले किए हमारे देश में। उसके साथ उसका एक इतिहासकार था जिसका नाम अल-बेरूनी था, नाम शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो उसकी जो किताब है, फिर से नाम बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, एक मुसलमान ने लिखा है, और ट्रांसलेट इसे एक जर्मन क्रिश्चियन ने किया है। वो अपनी किताब में बताता है, इंडिका में, ये उसका 2nd वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स में ये ट्रांसलेट किया गया है, कि जिस समय इस्लाम ने यहाँ पर हमला करना शुरू किया तो उस समय, जिसे हम काबुल और ज़ाबुल कहते हैं, वहाँ पर क्योंकि हमारे देश का ही आधिपत्य था और वहाँ पर भी जो सनातन धर्म है वो फैला हुआ था, तो वहाँ पर एक शाही परिवार था जिसे तुर्क शाही कहा जाता है, कि वो लोग थे हिंदू, तुर्क हिंदू शाही भी कहा जाता है उन्हें। उनका राज्य था, लेकिन जब इस्लामिक आक्रांता आने शुरू हुए, जब मुसलमानों ने हमले शुरू किए, तो एक राजा था जिसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं था और वो इनसे लड़ नहीं रहा था। तो फिर से उसका जो वज़ीर था, क्योंकि मुसलमान लिख रहा था, उसने शब्द वज़ीर लिखा है, वो बता रहा है, देखिए 4थी लाइन देखिए जहाँ पैराग्राफ शुरू हो रहा है, द लास्ट किंग ऑफ दिस रेस वॉज लगुतरमान एंड हिज वज़ीर वॉज कॉल्ड कल्लर, अ ब्राह्मण। अब जैसा पुष्यमित्र शुंग ने इस घटना से लगभग 1200 साल पहले किया था, एक बार फिर वही हो रहा है कि एक ऐसा राजा है जो आक्रांताओं से नहीं लड़ना चाहता और उसके पास एक सजग ब्राह्मण बैठा है जो देख रहा है कि हमारे देश पर अत्याचार होंगे, तो वो फिर से वो क्या करता है, वो इस राजा को हटाकर उसे कैद कर लेता है और फिर वो वहाँ पर मुसलमानों से युद्ध करना स्टार्ट करता है। और इसके जो वंश के लोग थे, उसके बाद ये इन्हें ब्राह्मण शाही कहा जाता है। ब्राह्मण शाही राज रहा, जिसमें आप अगर लास्ट में देखेंगे तो बता रहा है कि सामंतदेव, कमलू, भीमपाल, जयपाल, आनंदपाल, और ये एक पूरा, फिर जैसे पहले शुंग वंश था वैसे ये ब्राह्मण हिंदू वंश था जिसने मुसलमानों से लड़ते और स्पेशली महमूद गजनवी से लड़ते हुए अपना पूरा वंश इन्होंने न्यौछावर कर दिया, लेकिन लड़ने से पीछे नहीं हटे। और अल-बेरूनी, अब देखिए, एक मुसलमान है जो इनकी महानता के बारे में बताता है कि लास्ट, जब तक आखिरी आदमी इनके वंश का बचा तब तक ये युद्ध करते रहे और फिर अल्टीमेटली जब वंश समाप्त हो गया तब कहीं जाकर जो महमूद गजनवी है वो सोमनाथ तक पहुंच पाया था। ये बता रहा है वो, द हिंदू शाही डायनेस्टी इज नाउ एक्सटिंक्ट एंड ऑफ द होल हाउस देयर इज नो लॉन्गर द स्लाइटेस्ट रिमेनेंट इन एग्जिस्टेंस, के आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। फिर वो बता रहा है, आई एडमायर द फॉलोइंग पैसेज इन अ लेटर ऑफ आनंदपाल विच ही रोट टू प्रिंस महमूद। अब ये जिस घटना की बात कर रहा है, महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान में अटैक कर रहा था तो उसका जो उत्तर वाली सीमा में जो राज्य था वहाँ पर कुछ और इस्लामिक आक्रांता थे जिन्होंने महमूद गजनवी पे हमला किया। तो जब वो वापस जाने लगा उधर, उसने सोचा कि अब उनसे भी पहले निपटना पड़ेगा। तो आनंदपाल उसे कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ। इसके लिए वो बता रहा है कि मैं 5000 घोड़सवार भेजूँगा, 10,000
सैनिक भेजूंगा और 100 हाथी भेज सकता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि ये मैं तुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी हत्या करूँ, इसलिए मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। इस तरह के हमारे देश में हमारे पूर्वज रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, जिन्होंने इन आक्रांताओं को, इनसे युद्ध भी किया है और इनका प्रतिकार भी किया है। अगला एग्जाम्पल मैं सल्तनत पीरियड से लेना चाहता हूँ। अब उससे 300-400 साल बाद आ जाते हैं। किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसे लिखने वाला है शमसी सिराज अफ़ीफ़। इस समय फ़िरोज़ तुगलक का राज था, और आपको ध्यान ये रखना है कि जो फ़िरोज़ तुगलक है उसे एक कट्टर मुसलमान नहीं कहा जाता, उसे एक सौम्य मुसलमान कहा जाता है, जो कि बड़ा शांति प्रिय था उस समय। अब क्योंकि ये महमूद गजनवी वाला टाइम बहुत पीछे निकल चुका था, मोहम्मद गौरी आ चुका था, सल्तनत पीरियड खिलजी आ चुके थे, और अब तुगलक वंश था, तो दिल्ली और इसके आसपास मुसलमानों ने काफ़ी हद तक कब्ज़ा कर लिया था। तो बहुत स्थितियां बदल चुकी थी। लेकिन अब हो क्या रहा था कि बहुत सारे जो कन्वर्ट भी हो जाते थे, वो कहने को मुसलमान थे, लेकिन अंदर ही अंदर तो वो हिंदू थे। उन्होंने जिजिया से बचने के लिए किया या तलवार से बचने के लिए अपने आप को कन्वर्ट किया, वो हम यहाँ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ वो ये बता रहे हैं कि सुल्तान को दिल्ली में एक रिपोर्ट बताई जाती है कि दिल्ली में एक पुराना ब्राह्मण है, जो वहाँ के लोगों को, जो शहर के लोगों को, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, उनको मूर्ति पूजा करवा रहा है। और इसके लिए उसने वहाँ पर एक मूर्ति बना रखी है, और क्योंकि वो मुसलमान इसको लिख रहा है, तो वो कह रहा है कि जिसमें राक्षस जिन्नों की पूजा की जाती है, और जिस दिन पूजा की जानी होती है उस दिन सारे के सारे जो काफिर हैं वो इकट्ठे होते हैं और मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। और इसमें जो मुसलमान हैं, मुसलमान नारियां भी हैं और पुरुष भी हैं, वो दोनों इसमें शामिल होते हैं, काफिर तो होते ही होते हैं। तो सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि इस ब्राह्मण को पकड़ के लाया जाए, और फिर इसका जो केस था वो वहाँ पर जो काजी, इमाम, मुल्ला, मौलवी थे, उनके सामने रखा गया। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जिनका जीवन समर्पित है समाज के भले के लिए, उनका फैसला लेंगे वो मुल्ला, मौलवी, काजी, जिन्होंने सारी उम्र अत्याचार किए हैं। तो आगे वो बताता है कि नतीजा क्या आता है कि उनका जो उन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल क्लियर था कि उस ब्राह्मण को या तो मुसलमान बनना होगा या उसे ज़िंदा जला दिया जाएगा। तो ब्राह्मण को बुलाया गया और उसके सामने सच्चा दीन रखा गया कि अगर तू इस्लाम कबूल कर लेगा तो तुझे छोड़ देंगे, नहीं तो तुझे जला दिया जाएगा। तो ब्राह्मण मुसलमान बनने से मना कर देता है। तो फिर वहाँ पर घी और लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, उस पर ब्राह्मण को बिठाकर वो जो मूर्ति उसने बनाई थी, जो टैबलेट बनाया था, उस पर फेंक दिया जाता है, और फिर उसके सर और पैर में आग लगा दी जाती है। तो ब्राह्मण वहाँ पर चीखता चिल्लाता हुआ मर जाता है। ये हैं जो चतुर चालाक ब्राह्मण झेल रहे थे, जो हमारे पूर्वज थे बीते 1000 साल में। और आगे देखिए, फिर उसी किताब में अगला जो मुकदमा बता रहे हैं, चौथा मुकदमा, द जिजिया और द पोल टैक्स हैड नेवर बीन लेवाइड फ्रॉम ब्राह्मण्स, दे हैड बीन एक्सक्यूज्ड इन फॉर्मर रेन्स। कि ब्राह्मणों पे जिजिया नहीं लगाया था फिरोज तुगलक ने, लेकिन बाकियों पे लगा रखा था। तो अब तुगलक ने सोच लिया, और ये सबसे सौम्य मुसलमान है, उसने सोचा कि क्योंकि जो ब्राह्मण है वो कुफ्र की, वो काफिरों की जड़ हैं। अब यहाँ शब्द है द ब्राह्मण और द वेरी कीज ऑफ द चैम्बर ऑफ आइडोलेटरी, कि वो चाबी हैं कुफ्र की, इसलिए, और क्योंकि काफिर इन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इन पे तो सबसे पहले जिजिया कर लगाया जाना चाहिए था। तो इसलिए वो लगा देता है। अब एक और जो नैरेटिव हमारे देश में पेश किया जाता है कि जब इस्लाम आया तो यहाँ पर तो जाति पांति में बटे हुए थे, तो लोगों ने फटाफट से जो ब्राह्मण थे उनको छोड़ दिया और सीधे मुसलमान हो गए। अब यहाँ पर जब फिरोज़ तुगलक इन पे जिजिया कर लगाता है, तो ब्राह्मण इकट्ठे होकर जाते हैं उसके घर के सामने और उसको बोलते हैं कि हम तो जिजिया दे नहीं सकते। तो और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुमने ये अपना जिजिया कर हमसे नहीं हटाया तो हम अपने आप को जला के जान दे देंगे।
तो इसके बाद जो लेखक है वो लिख रहा है, व्हेन दीज प्लेजेंट वर्ड्स वर रिपोर्टेड टू द सुल्तान ही रिप्लाइड दैट दे माइट बर्न एंड डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स एट वंस फॉर दे वुड नॉट एस्केप फ्रॉम द पेमेंट। तो सुल्तान खुश हो गया। उसके लिए जो उन्होंने पर्शियन टर्म ली हुई है वह कलिमात पुर नगमात के एक संगीत जैसा लगा जो सुल्तान था उसके कानों के कि जो ब्राह्मण है अपने आप को जलाने की बात कर रहे हैं। तो कहता है जलाते हैं तो जला लें। फिर इसके बाद जो शहर के लोग हैं, जो हमें बताया जाता है कि जिनको ब्राह्मणों ने शोषण किया था जिनका, वो इन ब्राह्मणों के पास आते हैं और इनको बोलते हैं कि आप इस सुल्तान के लिए अपनी जान मत दो, अगर जिजिया कर देना है तो आपके पास नहीं होता तो हम आपकी ओर से जिजिया कर इनको दे देंगे। तो ये स्थिति थी हमारे देश में ब्राह्मणों की और आम लोगों की। तो फिर अल्टीमेटली उन पे जिजिया लग गया और आम लोगों ने वो जिजिया कर ब्राह्मणों की ओर से सुल्तान को दिया। तो ये हमारे सल्तनत पीरियड तक। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ उससे लगभग 200 साल बाद 16वीं सदी में एक यूरोपियन आता है जिसका नाम था टॉम पायर्स। वो यहाँ के उसने किताब लिखी। तो उस किताब का एक अंश मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि वो भी यहाँ पर, अब ये वास्को डे गामा के बाद यहाँ पहुँचा था जब समुंदर वाला रास्ता निकल आया था। तो उसने गोवा उसके आसपास के इलाकों को स्टडी किया और वो यहाँ के बारे में क्या बता रहा है, वो ब्राह्मणों को एक्सप्लेन कर रहा है। जहाँ पर मैंने केवल वो वाला अंश लिया इसमें कि यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण हैं, अलग अलग तरह के हैं, उनके बहुत सुंदर मंदिर हैं और फिर इन मंदिरों में वो ब्राह्मण हैं, दे हैव प्रीस्ट्स आर ब्राह्मण्स ऑफ मैनी काइंड्स। और इन ब्राह्मणों में कुछ हैं जिनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते जिसमें खून हो। दीज ब्राह्मण्स आर ग्रेटली रिवेयर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पर्टिकुलरली अमंग द हीथन्स, के जो यहाँ के काफिर हैं वो इनका बहुत सम्मान करते हैं। और जो गरीब हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं। और इसी पैराग्राफ में लास्ट में आप देखिए, दे आर क्लेवर, प्रूडेंट, लर्नेड इन देयर रिलीजन, ए ब्राह्मण वुड नॉट बिकम अ मुहम्मदन इवन इफ ही वर मेड अ किंग। कि ब्राह्मण इतनी शुचिता रखते हैं कि अगर आप इनको पूरा शासन भी दे दोगे, राज भी दे दोगे, तो भी ये मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ जहांगीर। उसकी किताब है तुजुके जहांगीरी और इसे ट्रांसलेट किया है हेनरी बेवरेज ने। यहाँ पे वो आज से सिर्फ 400 साल पुरानी बात बता रहा है। द लर्नड ऑफ इंडिया। अब आपको याद ये रखना है कि जहांगीर भी एक कट्टर मुसलमान था और वो लिख रहा है हिंदू कास्ट के बारे में। द लर्नड ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड 4 मोड्स ऑफ लाइफ फॉर द कास्ट ऑफ ब्राह्मण्स विच इज़ द मोस्ट ऑनर्ड ऑफ द कास्ट ऑफ हिंदूज। तो अभी भी सबसे ऑनर्ड, सबसे सम्मानजनक वर्ण माना जा रहा है ये। अगर वो शोषण करने वाले होते तो इतने साल बहुत होते हैं, इतनी शताब्दियाँ बहुत होती हैं किसी भी शोषित समाज को आवाज़ उठाने के लिए और परिवर्तित होने के लिए। फिर वो बता रहा है कि यहाँ पर वो जो आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में बता रहा है। द बॉय हु इज़ बॉर्न इन अ ब्राह्मण्स हाउस दे डू नॉट कॉल ब्राह्मण टिल ही इज़ 7 years old and take no trouble on the subject. After he has arrived at the age of 8 years, they have a meeting and collect the Brahmins together. फिर उसको वो मुंज जो कुशा घास है वो लगाते हैं और फिर आगे चल के बताता है हैविंग वूवन अ जूनर, के जब उसको वो यज्ञोपवीत कर देते हैं फिर उसको दंड दिया जाता है और उसको कमंडल दे दिया जाता है। फिर वो वेद पढ़ने शुरू करता है। फिर यहाँ खास बात आती है, फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड दे कॉल हिम अ ब्राह्मण। अब यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ और अब हम वीडियो ले सकते हैं फिर से। अब ये मैंने आपके साथ मेगास्थनीज के टाइम से, यानी आज से 2300 साल से लेके आज से 400 साल पुराना लगभग 2000 साल के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स शेयर की हैं, जो आपको जितने इन्होंने फॉल्स नैरेटिव बना रखे हैं, जितने परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, उन सबको तोड़ने के लिए सफिशेंट होने चाहिए। क्योंकि समय सीमा थी इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहता और इसलिए मैं उसके आगे अंग्रेज़ों वाले पीरियड में नहीं जा रहा हूँ। वो मुकेश जी बहुत अच्छे से उसको डील कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पे, क्योंकि समय सीमा पूरी हो गई है, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद नीरज जी। बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और सुव्यवस्थित तरीके से जो आपने ब्राह्मणों का ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है, और जिस तरह से ये कम्युनिस्टों के द्वारा और ये सेकुलरिस्ट लॉबी के द्वारा ब्राह्मणों के अगेंस्ट जो एक नैरेटिव तैयार किया गया था, उसको आपने एक्नॉलेज किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये तो हम खैर जानते ही हैं कि ये ब्राह्मणों के बारे में जो अपवाद फैलाने के काम इन लोगों ने किए हैं, उससे परिचित तो थे, लेकिन प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आप जैसे विद्वानों के द्वारा ये जो प्रमाण उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि कहीं पर भी किसी भी सभा में हम उनको ये बता सकें कि ये देखो ये प्रमाण है, और तुम जो मिथ्या भाषण करते हो उसको हम चुनौती देते हैं जी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सुखद आज आपको सुनने का अवसर हमें मिला है, और बहुत प्रमाणिक मिला है। ये मेरे लिए एक बहुत उपलब्धि है, और मैं समझता हूँ कि सभी प्रतिभागियों के लिए भी उपलब्धि है कि इतिहास की जो घटनाएं हैं, उसका जो क्रमिक विकास है, उसको बहुत धैर्यपूर्वक, सुलझे हुए दिमाग के साथ और संयमित वाणी के साथ ही जो है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा फिर हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे कि नहीं, तो फिर वो नारे लगाते रहेंगे कि भाई हम तुम्हारे हिंदुस्तान को तोड़ के दिखा देंगे, टुकड़े कर देंगे, तो ऐसे से वो रह जाएगा। तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ कि इतना स्पष्ट और इतने सरल तरीके से आपने हमारे सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आपकी बात मैं और भी सुनना चाहता था, लेकिन वही है कि समय की थोड़ी सी सीमा है, तो कुछ बातें हम प्रश्नोत्तर काल में लेंगे।